Hello students, welcome to the chemistry classes. I am Deepan Kumar and today I am going to discuss SN1 reaction. तो SN1 रिएक्शन में सबसे पहले आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। देख सकते हैं ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट एंड टाइप्स ऑफ एल्काइल। तो सबसे पहले सॉल्वेंट पे डिस्कस करेंगे। देखिए सॉल्वेंट आपके दो टाइप के होते हैं, पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट आपके दो टाइप्स होते हैं। फर्दर यहाँ फिर से इनको क्लासिफाइड किया गया है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एंड दूसरा जो है आपका पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है यहाँ पे इसमें देख सकते हैं ऐसे सॉल्वेंट है जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है और इनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो बहुत ही हाई होता है। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी आप लर्न रखिएगा, मल्टीपल चॉइस के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो थे उसमें एसिडिक हाइड्रोजन होता था, अप्रोटिक सॉल्वेंट में कोई आपका एसिडिक हाइड्रोजन उसमें नहीं होता है और उसमें जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो आपका इंटरमीडिएट होता है, यानी कि थोड़ा सा पोलर एंड नॉन पोलर के बीच में होता है। अब इसमें हम चलते हैं, देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? वाटर है, एल्कोहल्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं एंड हाइड्रोजन क्लोराइड्स हैं। दूसरा आपका है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में देख सकते हैं एसीटोन, डाइमेथिल फॉर्मेमाइड, डाइमेथाइल सल्फोक्साइड, एथाइल एसीटेट, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ये आपके पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। अब देखिए हम केवल इसका हम डिस्कशन करेंगे कि ये आपके जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही आपके जो हैं वो SN1 रिएक्शन में यूज होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये जो आपके सॉल्वेंट हैं यही SN1 रिएक्शन में यूज होते हैं या ये आपके SN1 रिएक्शन देते हैं। और दूसरा ये जो आपके सॉल्वेंट हैं ये आपके SN2 रिएक्शन देते हैं, ध्यान रखिएगा। अभी SN2 को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो अभी केवल हम इस पे फोकस करेंगे। तो ये आपके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये आपका जो पॉइंट है इसमें आपने ये कंक्लूजन निकाला है कि जो सॉल्वेंट है वो आपका पोलर प्रोटिक होना चाहिए, किसके लिए? SN1 रिएक्शन के लिए। दूसरा जो आपका पॉइंट था टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड, इसमें देख सकते हैं ये जो SN1 रिएक्शन होते हैं ये आपके टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स के होते हैं। ठीक है, अब टर्शियरी एल्काइल हैलाइड क्या होता है ये भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए एल्काइल हैलाइड की बात की गई है तो इसमें एक आपका कार्बन जो है वो किसी हाइड्रोजन से अटैच होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो कार्बन आपका डायरेक्टली हाइड्रोजन से अटैच है वो अगर 3 अदर कार्बन से अटैच हो, यहाँ पर ये जो कार्बन है आपका, इसको स्टार मार्क किया है, इसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन, ध्यान रखिएगा 3 डिग्री कार्बन। और दूसरा जो है आपका ये जो सिस्टम है अगर इसको हम कंप्लीट कर दें, ये जो पूरा सिस्टम है केमिकल सिस्टम, इसे हम बोलते हैं 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। यहाँ पर ये जो X है आपका ये क्या है? ये आपका हैलोजन एटम है। हैलोजन एटम में कौन कौन से हो सकते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सारी चीजें आपकी हो सकती हैं। तो ये आपके जो एल्काइल हैलाइड होते हैं इन पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, वो आपका SN1 टाइप का होता है, ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट आपका है अटैकिंग रीजेंट। अटैकिंग रीजेंट में देख सकते हैं न्यूक्लियोफाइल आपका इसमें होता है, अटैक करता है सब्सट्रेट मॉलिक्यूल पे। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? यहाँ लेते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, ऐसी स्पीसीज होती है आपकी जिसमें इलेक्ट्रॉन की अबंडेंस होती है, या यूं कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, उसमें एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। अब देखिए कितने दो टाइप का हो सकता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, मतलब कह सकते हैं कि ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ये नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, कोई भी स्पीसीज, या फिर आपका न्यूट्रल भी हो सकता है। तो फिलहाल कुल मिला के ये आपका ऐसा स्पीसीज है जिसमें इलेक्ट्रॉन की अबंडेंस होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है दूसरे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज पे। तो एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है जो कि अटैक करती है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर और SN1 रिएक्शन होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें।
देख सकते हैं, इसको हम एक एग्जांपल लेके अंडरस्टैंड करेंगे। ये आपका जो मॉलिक्यूल है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। यहाँ पर ये Cl है, इसको हम X लिख दें, और यहाँ पर जो X है इसको हम Cl, Br या I इनमें से किसी एक को कंसीडर करके चले। तो ये आपका जो रिएक्शन है ये SN1 टाइप का है। क्यों है? ये आपका टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है। दो प्रोडक्ट आपके बनते हैं इसमें, रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन के साथ बनता है, एक आपका इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन के साथ बनता है। इसकी जो मैकेनिज्म है वो देखते हैं। देखिए इसकी जो SN1 रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है इसकी। तो स्टेप फर्स्ट जो आपका है उसमें आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है, ये फॉर्म होता है। उसमें देखेंगे यहां से लीविंग ग्रुप जो है बाहर जाता है, ये देख सकते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर चला जाता है -X नेगेटिव, और ये आपका बन जाता है कार्बोकैटायन। एक ऐसी स्पीसीज जिसमें कार्बन जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वैलेंसी से, ये आपका बन गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब स्टेप सेकंड में क्या होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज जो कार्बन है देख सकते हैं यहाँ पे, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से इसका स्ट्रक्चर प्लेनर होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो स्टेप सेकंड है इसमें न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है, और न्यूक्लियोफाइल देखिए यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर प्लेनर है, प्लेनर की होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकता है, फ्रंट साइड एंड बैक साइड। तो दोनों प्रोडक्ट आपके डिफरेंट स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ में बनते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, देखिए ये प्लेनर होने की वजह से फ्रंट अटैक भी कर सकता है और बैक अटैक भी कर सकता है। करेगा आपका पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर। हमने ऊपर आपको डिस्कस किया है जो न्यूक्लियोफाइल वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है और वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पोजीशन को ही अटेंड करती है। यहाँ पर अगर इसको मान लेते हैं कि फ्रंट अटैक है, तो फ्रंट अटैक के थ्रू जो भी आपका प्रोडक्ट बनता है वो रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन के साथ बनता है, CH3 NU यहाँ पे NU जो लिखा है इसको न्यूक्लियोफाइल माना जाता है, न्यूक्लियोफाइल रिप्रेजेंट किया गया है NU से। ये आपका रिटेंशन है क्योंकि ये बिल्कुल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जैसे देख सकते हैं यहाँ पे जो आपके CH3 हैं इनकी पोजीशन एज जैसे आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल था, ये यहाँ पे चाहे इसको लिख सकते हैं सबस्ट्रेट है आपका, ठीक है, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, इसी की जैसा है तो रिटेंशन है। जब इनकी पोजीशन उलट गई लेकिन उसमें उस साइड चला गया है ये CH3 तो वो इन्वर्जन हो जाता है, तो यहाँ पर रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। अगर ये बैक अटैक करता है, बैक साइड से अटैक करता है तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनेगा जिसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, ये आपका इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन के साथ बनेगा, ठीक है। बैक साइड से जब अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को क्या करता है, बहुत तेजी से पुश करता है, धक्का देता है, इसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है, जो अरेंजमेंट है वो इन्वर्ट हो जाता है और आपका इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन के साथ में प्रोडक्ट बनता है। अब देखिए यहाँ पे जो अटैक है दोनों साइड से उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो 50-50% होती है, कह सकते हैं कि दोनों साइड से वो इक्वली अटैक कर सकता है। तो जब दोनों तरफ से चांसेस इक्वल हैं तो दोनों के अमाउंट भी इक्वल बनते हैं, 50% आपका ये बनता है
और 50% आपका ये बनता है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप बहुत अच्छे से दिमाग में सेव कर लीजिए कि SN1 रिएक्शन में जो आपके प्रोडक्ट बनते हैं वो दो बनते हैं, एक आपका इन्वर्जन बनता है, दूसरा आपका रिटेंशन बनता है। यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन है, इन्वर्जन और रिटेंशन का मतलब हमने बता दिया कि अगर इनके जो ग्रुप्स हैं, एटम्स हैं, इनकी पोजीशन अगर इन्वर्ट हो जाती है प्रोडक्ट में तो वो इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन होगा, और अगर जैसा है वैसा ही रहता है तो वो रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन होगा। एक चीज और इसमें क्लियर करते हैं कि ये जो आपका फर्स्ट स्टेप है ये बहुत ही स्लो होता है, बाकी ये जो दोनों अटैक वाले सेकेंड स्टेप है ये फास्ट होते हैं। तो यहाँ पे अगर काइनेटिकली हम देखें तो ये जो स्लो स्टेप होता है उसको रेट डिटरमिनिंग स्टेप बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका स्टेप है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए, काइनेटिक्स इसकी पढ़ेंगे तो वहां पर इसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, जो न्यूक्लियोफाइल है अगर आपका H2O होता है तो SN1 रिएक्शन 3 स्टेप्स में होता है। ये भी आपके लिए बहुत ही जानना जरूरी है, इससे भी छोटे छोटे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो उसमें देख सकते हैं जो स्टेप फर्स्ट स्टेप है आपका, उसमें जैसे प्रीवियस केस था वैसा ही होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, इसमें कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, ये लीविंग ग्रुप बाहर जाता है, इसमें X जो है आपका हाइड्रोजन लीविंग ग्रुप में बाहर जाता है, कार्बोकैटायन बनता है। और कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर पहले की तरह यहाँ पर भी प्लेनर होता है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन का जो टाइप है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है या फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। सेकेंड स्टेप जो है आपका वो भी सिमिलर है पहले की तरह, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। बस यहाँ पर एक चीज चेंज हो गई है कि जो न्यूक्लियोफाइल है न्यूट्रल मॉलिक्यूल आ गया है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल का मतलब जैसे वाटर है, जब वाटर अटैक करता है तो एक स्टेप बढ़ जाता है, ये ऊपर आपको डिस्कस कर चुके हैं, देख सकते हैं। इस कार्बोकैटायन पर दोनों साइड से अटैक कर सकता है वाटर, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपका कार्बोकैटायन है ये प्लेन स्ट्रक्चर में होता है। यहाँ पर जब दोनों साइड से अटैक करता है तो दो आपके ऑक्सोनियम आयन बनते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक नई स्पीसीज है इसमें जो इससे पहले वाले केस में नहीं थी। तो ऑक्सोनियम आयन बनता है, एक आपका रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन के साथ बनता है और दूसरा आपका इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन के साथ बनता है। तो ये स्टेप सेकेंड होता है, यहाँ पे अटैक को हमने रेड से दिखाया है। थर्ड स्टेप जो होता है उसमें डीप्रोटोनेशन होता है ऑक्सोनियम आयन से। तो यहाँ पर अभी हमने आपको बताया कि दो आपके ऑक्सोनियम आयन बनते हैं, तो जब दो ऑक्सोनियम आयन बनते हैं तो दोनों से डीप्रोटोनेशन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये हमने लिखा है, ये आपका इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन वाला ऑक्सोनियम आयन है। इसमें जब एक ये जो आपका ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यानी कि हाइड्रोजन उसको इलेक्ट्रॉन देकर बैलेंस कर देता है और बाहर चला जाता है H+1। तो इसका डिप्रोटोनेशन होता है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है और ये आपका प्रोडक्ट बनता है जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट विद इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। ये इन्वर्टेड ऑक्सोनियम आयन से बना है इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट, और रिटेंशन ऑक्सोनियम आयन से बनेगा रिटेंशन प्रोडक्ट। तो देख सकते हैं यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही है, यहाँ भी ये ऑक्सीजन आपका क्या था, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए और ये आपका रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन के साथ में दूसरा प्रोडक्ट बन गया है। अब बात आती है कि इसमें दोनों की यील्ड क्या होगी, तो जैसे पहले वाला केस था बिल्कुल वैसा ही इसमें भी है, दोनों के अमाउंट 50-50% रहेंगे कि यहाँ पर जो अटैक है न्यूक्लियोफाइल का वो बोथ साइड से इक्वल होता है या उसकी पॉसिबिलिटी 50-50% होती है, इसीलिए यहाँ पर दोनों का अमाउंट जो है वो 50-50% होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल आ जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर एक डिफरेंट टाइप ऑफ आयन बनता है जो कि कार्बोकैटायन से डिफरेंट होता है। ठीक है, कैटायन बनता है, यहाँ पे ऑक्सोनियम आयन बनेगा इन केस ऑफ वाटर। ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसमें 3 स्टेप्स में होता है और जैसे इसकी जो काइनेटिक्स मेजर की जाती है, इससे पहले वाले केस में जो मेजर की जा रही थी वैसे ही इसमें भी की जाएगी। ठीक है, इसमें जो फाइनल स्टेप है ये भी आपका फास्ट होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो है यही रहेगा, ये आप ध्यान रखिएगा।
इसमें ये दोनों ही, ये आपका कॉमन है पहले की तरह ही, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट हुआ है, उसके बाद में ये भी आपका डिफरेंट है। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल है तो SN1 3 स्टेप में होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका एक और केस है, इसमें देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपका एल्काइल हैलाइड जो है वो आपका अगर कायरल है, कायरल का मतलब यहाँ पर एक ऐसा कार्बन उसमें है जिसमें चारों आपके वैलेंसी जो है कार्बन की वो डिफरेंट ग्रुप से बैलेंस होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने इसको रेड मार्क किया है, स्टार किया है, ये जो आपका कार्बन है, ये कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है। कैसे अटैच है? एक आपका Br से, एक वैलेंसी Br से, एक आपकी CH3 से, एक C2H5 से, एक C3H7 से। जब ऐसा कार्बन कोई होता है मॉलिक्यूल में तो उसे बोलते हैं कायरल कार्बन। ठीक है, ये आपका कायरल कार्बन है। यहाँ पे चाहे तो इसको दिखा सकते हैं, ये आपका कायरल है। ठीक है, और ये आपका कायरल एल्काइल हैलाइड है, कायरल 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। जब ये ऐसा होता है तो यहां पर देख सकते हैं, एक आपका R एनेंशियोमर बनता है जिसे हम पहले रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन बोलते थे, और दूसरा S एनेंशियोमर बनता है। ये R एंड S हम एक वीडियो इस पर बनाएंगे, उसमें हम इसको बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पर केवल एज नॉलेज को ध्यान रखना है आपको कि R एक बनता है और दूसरा आपका S बनता है, और R जो होता है उसमें रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन, और ये S जो होता है इसे इन्वेरिएंट कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोडक्ट कहते हैं। दोनों का अमाउंट जैसे पहले सेम बनता था 50-50%, वैसे इसमें भी बनता है। और एक शॉर्ट नोट आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो रेशियो मिक्सचर होता है उसमें 50% R एनेंशियोमर होता है और दूसरा 50% S एनेंशियोमर होता है। दोनों का मिक्सचर जो होता है उसे रेशियो मिक्सचर बोलते हैं। यहाँ पर दोनों ही कंपाउंड आपके कैसे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होने, भी ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपका मिक्सचर होता है इसे बोलते हैं हम रैसमिक मिक्सचर। तो ये भी आपका एक स्पेशल केस है, SN1 के केस में ध्यान रखिएगा। तो टोटल मैंने 3 केसेस आपको बताए हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों से छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है केमिकल काइनेटिक्स ऑफ SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड करता है, किस पर नहीं करता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है SN1 रिएक्शन का वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे जो रेट ऑफ एक्सप्रेशन है उसको लिखने का एक तरीका होता है, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बट यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है उसकी कंसंट्रेशन इसमें मैटर नहीं करती है। यानी कि न्यूक्लियोफाइल की जो कंसंट्रेशन है उसको बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होता है। जो चेंज नहीं होता है तो इस टर्म को यहाँ से क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। देख सकते हैं किसी भी न्यूमेरिक की पावर 0-1 होता है उसको हम हटा देते हैं अपनी तरफ से। केवल आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ऐसा होता है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, डबल करते हैं, तो उसके साथ में रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाता है। तो यहाँ पर जो फाइनल इक्वेशन है वो आपका R = K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की आपका फाइनल रेट इक्वेशन होता है। तो यूँ कह सकते हैं कि SN1 रिएक्शन आपका इस रेट ऑफ इक्वेशन को फॉलो करता है, या इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग केमिकल काइनेटिक्स होती है इसकी। यहाँ पर जो टर्म्स हमने यूज किए हैं R के स्क्वायर ब्रैकेट में सबस्ट्रेट, उनका मतलब देख लीजिए R जो है रेट ऑफ रिएक्शन है, R आपका रेट कांस्टेंट है रिएक्शन का। सबस्ट्रेट जो इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट से जो मेंशन किया गया है इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, और जो आपका न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे उसको अगर स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन करते हैं तो ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो आपका इसमें अटैक करता है। अब देखिए ग्राफिकली अगर हम देखें इसको तो जो रेट ऑफ एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है इसका रीजन क्या है, इससे निकल के सामने आएगा। अभी देखिए ये आपका जो ग्राफ बना है इसमें वाई एक्सिस पर हमने रेट ऑफ रिएक्शन को मेंशन किया है, और जो एक्स एक्सिस है उसमें सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन को मेंशन किया है। ठीक है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आपका एल्काइल हैलाइड है, जो भी हम प्रीवियसली आपको डिस्कस कर रहे थे। हो सकता है कि ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल न लिखा आया आपको,
क्वेश्चन में एल्काइल हैलाइड लिख के आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमने सब्सट्रेट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन को मेंशन किया है, आर को हमने वाई एक्सिस पर मेंशन किया। अगर ये ऐसा करते हैं तो यहाँ पे अगर सब्सट्रेट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो ये रेट भी आपका डबल हो जाता है, ठीक है। जैसे इसको हम डबल करेंगे तो ये भी आपका डबल हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा भी है रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डबल्ड ऑन डबलिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट मॉलिक्यूल। इसको जब डबल करेंगे तो डबल हो जाता है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। और अच्छी मैं क्लियर करूँ यहाँ पे कि ये जो आपका ग्राफ है ये कभी भी आप इसको जीरो से नहीं स्टार्ट करेंगे, क्योंकि किसी भी कंसंट्रेशन पर रेट जो है जीरो नहीं हो सकता। तो इसको हम स्टार्ट से वो करेंगे, इसकी कंसंट्रेशन हम कभी भी जीरो नहीं लेंगे। तो ये जो ग्राफ है इससे थोड़ा सा ऊपर से इसको स्टार्ट करते हैं तो ये आपका आता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करें सब्सट्रेट मॉलिक्यूल से, कहने का मतलब है मेरा कि अगर इसको एक्स एक्सिस पर दिखाएं और इसको वाई एक्सिस पर दिखाएं, देखिए यहाँ पे रेट तो दोनों में है, बट यहाँ पे हमने सब्सट्रेट लिया है, यहाँ पे हमने न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन दिखाया है। यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन है अगर उसको हम डबल करते हैं तो इस रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि ये चेंज नहीं होता है। जब ये चेंज नहीं होता है तो इस रेट ऑफ एक्सप्रेशन में इसको लिखना सही नहीं है। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको पावर जीरो करके यहाँ से हटा दिया। यानी कि ये कह सकते हैं कि जब इसको हम डबल करें, इसकी कंसंट्रेशन यानी कि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को जब डबल करते हैं तो रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ऐसे जितने भी रिएक्शन होते हैं वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोले जाते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, जिसकी कंसंट्रेशन आप डबल कर रहे हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में जो SN1 का ऑर्डर होता है वो जीरो होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसलिए मैंने इसको जीरो मेंशन किया है। और यहाँ पर जब इसको डबल करते हैं तो ये भी डबल होता है, ठीक है। जब इसको हम 3 टाइम्स करेंगे तो ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि बिल्कुल सेम पैटर्न में बढ़ रहा है और ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, यानी कि जो SN1 रिएक्शन है वो सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पे हमने उत्तर मेंशन भी किया है इसको। तो ये ग्राफ और ये दोनों ग्राफ आप ध्यान रखिएगा, इससे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं और जो बहुत ही हाई लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें भी आपसे पूछा जा सकता है, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको अच्छे से याद रखें। और यहाँ पे हमने ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिस्पेक्टिंग रिएक्शंस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सबको मेंशन किया है, देख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, फर्स्ट ऑर्डर होता है, यहाँ पे देख सकते हैं इसकी पावर 1 है, ठीक है। ये एकदम कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम बढ़ाते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल 1 होता है। उसके बाद में न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं, पूछा जा सकता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर SN1 लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ SN1, ठीक है। ये आपका ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन के लिए है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल 0, और ओवरऑल जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला जाता है वो इन दोनों जो भी यहाँ पे स्पीसीज होती हैं कंसंट्रेशन के टर्म्स में यूज की जाती है उनकी पावर्स का एडिशन किया जाता है। यहाँ पर ये 1 है, कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, यहाँ पे ये 0 है, तो 1 + 0 1 होता है। तो ये जो आपकी SN1 रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है। बट आपका जब वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो जाता है तो वो 3 स्टेप हो जाता है। और आपकी जो काइनेटिक्स है, इसके जो एविडेंस है, ये ग्राफ से हमने मेंशन किए हैं, इनको आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये जो आपका अभी आपने पढ़ा है वो केमिकल काइनेटिक्स ऑफ SN1 था, और उसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। हाफ वीडियो आप देखेंगे तो आई थिंक आपको कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसमें जब पूरा आप देखेंगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो प्लीज़ इसको अच्छे से वॉच करें और याद रखें ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आने वाली होती हैं। नेक्स्ट आपका है रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड होते हैं वो सबसे फास्ट रिएक्ट करते हैं, देन उसके बाद में सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड जो है वो थोड़ा सा स्लो रिएक्ट करते हैं, और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड सबसे स्लो रिएक्ट करते हैं। तो इनका डिक्रीजिंग पैटर्न है रिएक्टिविटी का। अब देखिए ऐसा क्यों होता है ये भी हम जानेंगे भी। यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है जब वो लीविंग ग्रुप से बाहर जाता है तो ये आपका
3 डिग्री कार्बोकैटायन जनरेट करता है, ठीक है। ये आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन जनरेट करता है, और जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन जनरेट करता है। ये आपका मोस्ट स्टेबल होता है, ध्यान रखिएगा। और ये आपका लीस्ट स्टेबल होता है, या लेस स्टेबल होता है, ठीक है। जितनी कम डिग्री होगी कार्बोकैटायन की उतना ही कम स्टेबल होता है। यहाँ पर एक चीज और भी कंक्लूजन में निकाली जा सकती है कि जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है उतना ही फास्ट असेंबल होता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड आपका इसलिए फास्ट असेंबल करता है या देता है क्योंकि वो टर्शियरी कार्बोकैटायन बनाता है, क्योंकि मोर स्टेबल होता है, सेकेंडरी थोड़ा सा कम स्टेबल होता है और प्राइमरी सबसे कम स्टेबल होता है। तो ये जो स्टेबिलिटी का पैटर्न है कार्बोकैटायंस का, जो कि एल्काइल हैलाइड से बनते हैं, इस वजह से ये जो आपका पैटर्न है इस तरह से होता है, या ये जो ऑर्डर है लीविंग इस तरह से होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है साइज ऑफ लीविंग ग्रुप। तो लीविंग ग्रुप अगर बहुत ज्यादा बेटर है, देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आयोडीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है लीविंग ग्रुप, यहाँ पर क्लोरीन है। हमने कार्बन से इनको अटैच करके दिखाया है, पीछे का स्ट्रक्चर हमने नहीं बनाया है, केवल आप कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को देखकर इसमें रिएक्टिविटी को डिसाइड कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो आयोडीन है इसका साइज सबसे ज्यादा होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। जितना ज्यादा साइज होगा उतना ही ज्यादा ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होगी। जब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा साइज होगा हाइड्रोजन का उतना ही वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि जो साइज है वो मैटर करता है रिएक्टिविटी ऑफ SN1 में, यानी ये SN1 है, SN1 रिएक्शन में जितना बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ही फास्ट वो होगा। यहाँ पर जो आयोडीन है उसका साइज सबसे बड़ा है, उसके बाद में ये है, उसके बाद में क्लोरीन। यहाँ पे लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ साइज, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। सबसे ज्यादा आयोडीन है, फिर आपका ब्रोमीन है, फिर आपका फ्लोरीन है। तो जैसे जैसे ये ऑर्डर आपका जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी या फिर लीविंग ग्रुप जो है उसकी कैरेक्टर जो है रिड्यूस होती जाती है। तो सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं ये आपका बेटर लीविंग ग्रुप है। जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उतना ही फास्ट आपका SN1 होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आपका मान लेते हैं कोई, ये आपका एल्काइल हैलाइड है, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, इसमें आयोडीन है, ठीक है। दूसरा आपका जो एल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे R को एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, Br है। और तीसरा आपका ये इस तरह से कोई यहाँ पे Cl है। यहाँ पे अगर पूछा था तीनों में से कौन फास्ट SN1 देगा, क्योंकि तीनों ही टर्शियरी हैं, ठीक है। यहाँ पे तीनों ही टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है। तो इस केस में क्या करते हैं, केवल ये जो आपका लीविंग ग्रुप है इसको टारगेट करते हैं। बट जब इसमें डिग्री चेंज होती है तो हम डिग्री को टारगेट करते हैं। जो चीज में चेंज होती है उसको हम टारगेट करते हैं आंसर को निकालने के लिए। तो यहाँ देखिए टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी था, तो इसमें डिग्री चेंज थी एल्काइल हैलाइड्स, तो हमने यहाँ पे रीजन निकाला कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। बट यहाँ पर जो है आपका तीनों में 3 डिग्री है। यहाँ पे देख सकते हैं तीनों में एल्काइल ग्रुप लगे हैं, 3, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों में डिग्री 3 है, तीनों ही आपके टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है। अब इसमें कैसे डिसाइड करेंगे, इसमें आप देख के इसको डिसाइड करेंगे। ये जो लीविंग ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे जो लीविंग ग्रुप है ये इसके साइज को देखकर डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो लीविंग ग्रुप है आयोडीन, ये सबसे ज्यादा साइज में होता है, इसका साइज ज्यादा होता है। उसके बाद में ब्रोमीन का साइज होता है, फिर उसके बाद में क्लोरीन होता है। तो इनका जो पैटर्न है, जैसे जैसे लीविंग ग्रुप का साइज ज्यादा होता है वैसे वैसे उनकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती चली जाती है। इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आए वो छूटने ना पाए। नेक्स्ट आपका है फैक्टर्स अफेक्टिंग
ठीक है, असेंबल रिएक्शन। ये फैक्टर्स आप लर्न रखिएगा क्योंकि असर्शन क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, उसमें ये स्टेटमेंट में रख देते हैं, आपसे पूछ लेते हैं, बोलते हैं करेक्ट चॉइस इसमें कीजिए। तो देख सकते हैं जो फैक्टर्स आपके इसको इफेक्ट करते हैं, चेंज करते हैं इसको। पहला आपका है वीक न्यूक्लियोफाइल, यानी कि जो SN1 है उसमें वीक न्यूक्लियोफाइल होता है या दिया जाता है। वीक न्यूक्लियोफाइल या फिर वीक बेस, दोनों बातें एक ही जैसी हैं। विद लो कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन भी लो होना चाहिए। ये आपका पहला पॉइंट है जो कि पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है आपका बेटर लिविंग ग्रुप, यानी कि अभी हमने बताया आपको कि लिविंग ग्रुप का साइज जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर लिविंग ग्रुप होता है। ये आपका लिविंग ग्रुप हो गया। नेक्स्ट आपका फैक्टर है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन शुड बी स्टेबल, यानी कि जो कार्बोकेटायन आप या फिर बन रहा है SN1 रिएक्शन में वो आपका स्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है एल्काइल हैलाइड शुड बी स्टीयरिकली हिंडर्ड। स्टीयरिकली हिंडर्ड का मतलब होता है कि जो आपका एल्काइल हैलाइड है वो बहुत ही बल्कि ग्रुप से अटैच हो जाए। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आपका मान लिया ये आपका एल्काइल हैलाइड है और एक आपका ये एल्काइल हैलाइड है। तो इसमें अगर पूछे आपसे कोई कि कौन सा स्टीरिकली ज्यादा हिंडर्ड है, देखिए यहाँ पर आपके दो बल्कि ग्रुप हैं एल्काइल ग्रुप, और यहाँ पर आपके तीन मतलब एल्काइल ग्रुप हैं। तो ये आपका ज्यादा बल्कि होगा यहाँ पे। ठीक है, ये बल्कि ग्रुप से अटैच है तो ये ज्यादा स्टीरिकली हिंडर्ड हो जाएगा और ये लेस हिंडर्ड होगा। तो जो आपका एल्काइल हैलाइड है वो स्टीरिकली हिंडर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है सॉल्वेंट शुड बी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। सबसे वीडियो के सबसे स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं विद हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो हाई होता ही है। तो आई थिंक ये जो आपके फैक्टर्स हैं ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं मल्टीपल चॉइसेस में। इनको लर्न कर लीजिए अच्छे से और समझ लीजिए। यहाँ पे सारी चीजें मैंने वीडियो में डिस्कस कर दी हैं, तो इन्हें लर्न कर लीजिए, आपके मल्टीपल चॉइस में आ सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। ये कुछ और क्वेश्चन है आपके लिए, तो इन्हें आपको करना है।